नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक पॉलिटी का कंप्लीट लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को पॉलिटी शुरू से लेके लास्ट तक जितनी भी है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ बताए जाएंगे। और इस लेक्चर का आप लोगों को फ़ायदा हर एग्ज़ाम में होगा, चाहे आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, जो कि अभी हाल ही में सब एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब एग्ज़ाम में या कोई सेंट्रल एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपका इससे फ़ायदा होगा। आप लोग इस वीडियो को जब देखिएगा तो कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपकी पॉलिटी अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ें तो भी आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप पढ़े हैं तो आपका एक रिवीजन अच्छा हो जाएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए, भारत संविधान, पहले पॉलिटी में हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि भारत संविधान के विकास जो हुआ था उससे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो पूछे जा सकते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संविधान का विकास जो हुआ था, अंग्रेज़ जब आए तो वो शासन करने के लिए तमाम प्रकार के एक्ट अधिनियम लेके आए हैं, तो उसी से बहुत सी चीज़ें निर्माण हुई हैं। तो उसमें क्या क्या निर्माण हुआ है ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। और उसी रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, जो कि 1774 में स्थापना कर दी गई। इसके बाद फिर तमाम प्रकार के एक्ट आए, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, भारत शासन अधिनियम हो गया, ये सब। और सबसे लास्ट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था, जिसके तहत हमें आज़ादी मिली थी। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो केंद्र में द्वैत शासन है वो 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसमें बनाया गया। तब से अभी तक चल रहा है, क्योंकि देखिए अपने संविधान का मैक्सिमम पार्ट भारत शासन अधिनियम 1935 का ही है। और जो केंद्र में द्वैत शासन है वो 1935 के अंतर्गत है, और जो विधान पालिका में द्वैत शासन है वो 1919 के द्वारा है। ठीक है। और 1935 में, जैसा कि आप लोग 1935 में भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और 1942 में एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया कि आखिर भारत में शासन कैसे चलेगा, इसका संविधान बनेगा, एक नियम बनेगा। वो प्रस्ताव 1942 में रखा गया, जो कि फिर जाके 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में इस संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और 9 दिसंबर 1946 के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट, कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको संविधान निर्मात्री सभा का, मतलब संविधान निर्माण सभा का स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव बनाया, जो कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है, वो प्रस्ताव आपको 13 दिसंबर 1946 में नेहरू प्रस्तुत किए थे, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब देखिए, संविधान बनने में समय कितना लगा था? संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। और ये सबको पता है कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, लेकिन कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ये जानकारी कम लोगों को पता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। 11 अधिवेशन हुए थे और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा था। और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11 माह 11 अधिवेशन, इस बात को याद रखिएगा। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का स्थापना की गई थी। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है।
और इस संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो BN राव थे, जिनका नाम क्या है, बेनगल नरसिच, ये इनका नाम है। और शॉर्टकट में BN राव करके सब लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ी वकील थे, ये इसके संवैधानिक सलाहकार थे। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया, कब अपनाया गया भारत के द्वारा। ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनके तैयार हो गया था। संविधान 26 जनवरी 1949 को बनके तैयार हो गया था, जो कि 26 नवंबर को बना और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी के 2 दिन पहले जनगण मन जो राष्ट्रगान है, उसको भारत ने अपनाया कि ये हमारा राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान में टोटल कितना समय लगता है, गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और इसमें जो चिन्ह लिया गया था, जो चिन्ह उसमें है, वो 1950 को ही लिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत संविधान के विदेशी स्रोत। भारत संविधान के विदेशी स्रोत में देखिए, भारत संविधान अलग अलग देश से लोग स्टडी किए, वहाँ के संविधान में जो जो चीज़ें सही थी, इनको सही लगी, उस पर बहस हुआ, वो चीज़ें हमारे संविधान में कंक्लूड की गई। तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, ये चीज़ें इसमें है भारत संविधान के विदेशी स्रोत में। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था, जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं लगभग वहीं से ली गई हैं। जैसे मौलिक अधिकार पावरफुल चीज़ है। न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब अगर कोई भी कोर्ट कोई किसी केस पे अगर फैसला सुना देती है, तो वो उसके ऊपर वाली कोर्ट उसको फिर से देख सकती है उस केस को। इसी को न्यायिक पूर्वावलोकन कहते हैं। और संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान सबसे सर्वोच्च है, इस बात को भी भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हटाने की चीज़ें, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहाँ से, ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निषेधक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति जिन लोगों को राज्यसभा में नियुक्त, जैसे राज्यसभा में हमारे यहाँ 12 लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, तो वो चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड से ली गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल प्रवर्तन के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं आपातकाल में, वो जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषताएं और केंद्र की शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, संघ एवं राज्य के बीच में जो शक्ति का विभाजन होगा, वो सब कनाडा से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान देखिए समय समय पे संशोधन होता रहता है, जो कि एक अच्छी बात है कि जैसा समय आएगा वैसा संशोधन किया जाएगा। तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और रूस से मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून का राज होगा, ये जापान से लिया गया है। अब आइए संविधान का भाग देखते हैं। क्योंकि हमारा संविधान टोटल 22 भाग में बांटा गया है। और इसमें जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे कितने, और इन्हीं को कितने टोटल 22 भाग में बांटा गया। वो 22 भाग कौन कौन से, पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान के भाग में पहला क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में है। और नागरिकता 5 से 11 तक, नागरिकता के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 5 से
11 तक में है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 और नीति निषेध तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य 4 का 51 का में, मतलब अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य है। ये जो 4 का, इसको 5 में जोड़िएगा, ये 4 का लिखा गया, मतलब टोटल 22 भाग है। एक्चुअली हुआ क्या, संविधान संशोधन के बाद जो बाद में जोड़े गई हैं तो संख्या बढ़े ना, इसलिए इसको का खा करके दे दिया गया है। ठीक है, अब आगे आइए। पाँचवा क्या है, संघ अनुच्छेद 52 से लेके 51 तक के बीच में है और राज्य 152 से 237 के बीच में है। पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 में है। 8वां क्या है, संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। अब पंचायतों का निर्माण वो 243 से 243 का से रा तक। 9 का क्या है, नगर पालिकाएँ 243 से 243 यच तक। सहकारी समितियां 243 यच से यन तक। ठीक है, अब आगे आते हैं 10वां में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में 244 से 244 का में। और संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 के बीच में है। और वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं 308 से 323। 14 का अधिकरण 323 से 323 खा। 15 निर्वाचन के बारे में 324 से 329। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342। राजभाषा 343 से 351। 18 आपात 352 से 360। 19 प्रक्रिया 361 से 367 और 20 संविधान संशोधन 368 में है, जो कि कहाँ से लिया गया है, अभी ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध 369 से 392। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंद प्राधिकृत पाठ 393 से 395। टोटल 22 भाग कंप्लीट हो गए। 22 भाग में किस भाग में क्या क्या है ये आप लोगों ने देख लिया। अब आइए शुरू करते हैं आगे। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची। देखिए, अनुसूची का एक सेपरेट लेक्चर अनुसूची में क्या क्या है, कौन प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, ये सब चीज़ें मैं अपने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, चाहिए तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको स्टडी जीके के प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दिया, भारत संविधान में पहले 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, लेकिन फिर बाद में 4 बढ़ गई। 12 बढ़ के कितनी हो गई, 12 हो गई टोटल। इस समय कितना है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। जो कि 9वीं अनुसूची में क्या बढ़ाया गया है, भूमि सुधार अधिनियम और संवैधानिक शिक्षा, ये 1951 में सम्मिलित किया गया था। 9वीं में 10वीं में दल बदल कानून को जोड़ा गया है और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। अब देखिए, सूची जो है ऐसा है कि जब आप अनुसूची वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि संघ और मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा जब हुआ है तो उसको 3 पार्ट में किया गया है। एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है और इसी तरीके से मतलब जो ऐसे बांटा गया है कि कौन से काम केंद्र करेगा, कौन सा काम राज्य करेगा, कौन से काम पे दोनों लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो संघ सूची है, संघ सूची वाले काम को केंद्र करता है, मतलब संघ सूची पे जितने भी विषय हैं संघ सूची में, उसमें जो उस पर केंद्र नियम बनाता है और जो राज्य सूची में है उसमें राज्य बनाता है, केंद्र भी बना सकता है। और जब दोनों में टकराव होगा तो केंद्र का मान्य होगा। और जब समवर्ती सूची की बात करेंगे तो उसमें दोनों लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें भी केंद्र का ही, अगर टकराव होगा तो केंद्र का ही मान्य होगा। उसी में देखिए, जो मेन है शिक्षा, विद्युत और वन आर्थिक नियोजन, ये समवर्ती सूची है, मतलब इस पर दोनों लोग बना सकते हैं। और पंचायती राज, भूमि सुधार एवं पुलिस, ये राज्य सूची का मामला है, मतलब राज्य का मामला है, इसको राज्य देखेगा। जनगणना, रक्षा, रेलवे
और विदेश के जो मामले हैं वो सब संघ सूची, मतलब इसको केवल सेंटर देखेगा, केंद्र ही इस चीज़ों को देखेगा। अब आइए आगे देखिए, संविधान की उद्देशिका है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन ये अगर ये पूछ दे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो संविधान उपचारों के अधिकार को कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल पूछ दे कि संविधान की आत्मा कौन है, तो भारत जो उद्देशिका है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब आइए भारत शासन प्रणाली पढ़ते हैं। भारत शासन प्रणाली क्या है? देखिए, जो भारत में शासन करने की जो प्रणाली है वो कैसी है? संसदात्मक, मतलब संसद के द्वारा शासन होता है। और जो इसमें राजनीतिक सत्ता, मतलब सत्ता का जो प्रमुख स्रोत क्या है? संसद ही है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं। देखिए, जब नए राज्य के गठन की, जैसे मतलब कोई बहुत बड़ा राज्य है तो उसमें से तोड़ के अलग राज्य बनाते हैं, तो ये सब मामला कौन है? ये केंद्र के अंदर है, मतलब ये संसद कर सकता है। पहले बिल पेश होगा तो ये संसद में जब पास हो जाएगा बिल, राष्ट्रपति इसको साइन करेगा, तब जाके ये नया राज्य बना सकते हैं। ये प्रक्रिया होती है। प्रथम जो पहला आर्टिकल है इसमें क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। जो आर्टिकल पूछे जाते हैं मेन, बस वही आर्टिकल इसमें बताएंगे हम। और जो यहाँ पे शासन किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को मतलब नियम तो राष्ट्रपति का, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो प्रशासन राष्ट्रपति का ही लिखा जाता है। वो जो प्रधानमंत्री भी काम करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही, मतलब सिग्नेचर हर जगह राष्ट्रपति का ही होता है। प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट संघ को इकाइयों का राज्य कहा जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 भाग हैं: राज्यों के राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, तो सरकार द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र। मतलब राज्यों से राज्य बन रहा है, या संघ राज्य क्षेत्र है, या सरकार कोई अलग राज्य अर्जित की है। अब देखिए, जो राज्य की सीमाओं का परिवर्तन है कि मतलब कहाँ से कहाँ तक कौन सा राज्य है, ये सब संसद का अधिकार इस सब में है। और देखिए, 7वें संशोधन के पहले राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन देख लीजिए, ये 7वें संशोधन अधिनियम के पूर्व संघ से संबंध राज्यों की 4 श्रेणियाँ थी। और 1956 के अधिनियम के तहत राज्यों की 4 श्रेणियाँ समाप्त कर 2 श्रेणियाँ, मतलब पहले 4 थीं, अब कितनी हो गई? अब 2 हो गई हैं। कौन कौन सा? राज्य था संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित की गई हैं। ठीक है, कौन कौन सा? राज्य और संघ राज्य, 2 श्रेणियाँ हो गई हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने का अधिकार संसद को है। मतलब राज्य बनाना है तो भी संसद ही करेगा, और केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो भी संसद ही करेगा। अब आगे क्या लिखा है? भारतीय संघ व्यवस्था को केसीवियर के अर्ध सीमा भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सर्वप्रथम यस्के घर आयोग 27 नवंबर 1947 को किया गया। मतलब देखिए, भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, जो 22 नवंबर 1947 को बनाया गया था। इन्होंने इस चीज़ का कि भाषा के आधार पे राज्य का पुनर्गठन का विरोध किया, तो भाषा के आधार पे कोई भी राज्य का गठन नहीं हुआ। लेकिन एक रामल्लू नाम के क्रांतिकारी थे, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन के लेके एक आंदोलन शुरू कर दिया और आमरण अनशन में बैठ गए। जब ये आमरण अनशन में बैठ गए तो इनकी 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। तो उस क्षेत्र में, तेलुगु क्षेत्र में एक आक्रोश पैदा हो गया। तो आनन फानन में तुरंत 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना दिया गया। तेलुगु क्षेत्र को, तेलुगु भाषी लोगों को एक आंध्र प्रदेश नाम का राज्य दे दिया गया। अब जब एक राज्य दे दिया गया तो अन्य भाषा वाले भी कहें कि नहीं, मुझे भी राज्य चाहिए। जब तो इसके लिए
फिर आयोग बनाया गया कि एक आयोग बनाया गया जिसका जो न्यायमूर्ति फजल मतलब जस्टिस एक वकील एक जज थे फजल अली, उनके अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को, कब 22 दिसंबर 1953 को मतलब 1 अक्टूबर को गठन हुआ। इसके बाद फिर 22 दिसंबर को एक और आयोग का गठन हुआ। तब इन्होंने भाषा के आधार पे राज्य गठन की समर्थन किया, तब जाके भाषा के आधार पे और राज्य बनाए गए। और इस समय भारत में टोटल 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, मतलब 8 केंद्रीय प्रदेश और 28 राज्य हैं। अब आगे आइए, नागरिकता। भारत में नागरिकता मिलती कैसे है? देखिए, भारत में नागरिकता एकल नागरिकता, मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कहीं और देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। अगर कहीं और देश के बन गए तो भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। और भारत में नागरिकता लेने के टोटल 5 प्रकार से भारत की नागरिकता आप ले सकते हैं। कैसे कैसे? या तो आप जन्म द्वारा, मतलब जन्म आपका भारत में हुआ हो, या भारत से आपका खून का रिश्ता मतलब रक्त संबंध हो, या यहाँ आपके बाप दादा रहते हों, या आप यहाँ पे ज़मीन ले लें। हालांकि उसका लंबा प्रोसेस है, कैसे कैसे इतने दिन लेना पड़ता है, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सब तरीका है जो डिटेल में नहीं जाके हम इतना बस बता दे रहे हैं। क्या क्या? जन्म द्वारा, रक्त संबंध द्वारा, रजिस्ट्रीकरण, ज़मीन लेके, देशीकरण मतलब कोई भी देश एक निर्माण हो रहा है तब उस समय, क्योंकि हुआ क्या था, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था, तो जो सीमाएँ थे उसके अंदर के जितने लोग थे उनको नागरिकता दी गई थी देशीकरण के द्वारा। और अगर कोई भी, जैसे जब लास्ट में बर्मा वगैरह जो वहाँ पे अंग्रेज़ छोड़ चले गए थे, मतलब अंग्रेज़ थे वहाँ पे, हमारे में भारत नहीं मिला था, बाद में जब मिलाया गया तो उन सबको भी राज्य जब सम्मिलित किया गया था तो उनको भी नागरिकता दी गई थी भारत को। ऐसे ही अगर आगे से भी कभी कोई ज़मीन या गांव का टुकड़ा सम्मिलित होगा तो उस गांव के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार में डील हुई थी वहाँ बांग्लादेश से कि जो हमारे में गांव था, हमारे साइड में, उनको हमारे यहाँ ले लिया गया, जो उनके यहाँ साइड था वो उनके यहाँ ले लिया गया। अब आगे ये मूल अधिकार पढ़ते हैं। मूल अधिकार देखिए भाग 3 में है संविधान के, और इसके बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। और देखिए मूल अधिकार जो होता है, मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के, उसका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। मतलब मूल अधिकार का आपके हनन कभी हो रहा है किसी मौलिक अधिकार का, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले जिला में जाएंगे, जिला कोर्ट में फिर तब ऊपर पढ़ेंगे, नहीं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है। और देखिए मौलिक अधिकार में ही समानता का अधिकार है, जो कि 14 से लेके 18 तक के बीच में है। 14, 15, 16, 17, 18 में समानता का अधिकार है। और जो धर्म, जाति, इन सब के आधार पे किसी का विरोध, किसी का भी कोई भी विभेद, मतलब कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद 15 में है। और 16 में कहा गया है कि किसी भी लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिया जाएगा। और 17 में अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत करने के लिए ये अनुच्छेद 17 बनाया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये सारे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे 17 का खतरा मतलब अस्पृश्यता मतलब छुआछूत खतरा है। इस तरीके से मतलब ट्रिक बन सकती है, जो कि मैं कभी सेपरेट वीडियो सारे अनुच्छेद देंगे जिसमें उसमें बताएंगे हम। उस वीडियो में सारे के सारे अनुच्छेद सब ट्रिक से लेके आएंगे, जो कि आप बहुत आराम से सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे। लेकिन अभी इतना समय है नहीं, इसलिए इसको डिटेल में पूरा ख़त्म करना है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक वगैरह बाद में देखेंगे। आगे आइए, अनुच्छेद 24 में जो है 6 से लेकर 14, बस 14 वर्ष नहीं, अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते, ये अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 23 में क्या है कि दुर्व्यापार या बलात्श्रम मतलब मानव व्यापार, जैसे मानव ये होता है कि खरीद के गरीब वर्ग से जाते हैं लोग जंगल, वहाँ से खरीद के ले आते हैं, वहाँ पे
मजदूरी कराते हैं, एक तरीके से गुलामी, ये सब नहीं कर सकते आप। यहाँ पे अनुच्छेद 23 के अंदर ये है। इसके बाद आइए, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात आई। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं इनके जो वेतन है ये सब भी तो लगता होगा, तो वेतन, पेंशन, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब चीज़ें संविधान के संचित, ये सब भारत सरकार के संचित जो पैसा है, निधि है, वहाँ से इन सबको मिलती है। अब देखिए एक बात और है, प्रेस स्वतंत्रता। जो प्रेस इस समय लोग कहते हैं मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, ये प्रेस स्वतंत्रता की कहीं बात नहीं है। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है इसमें है कि बोलने की आदमी को स्वतंत्रता है, तो वही 19(1) के में बोलने की स्वतंत्रता है, उसी को प्रेस स्वतंत्रता मान लिया जाता है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, मतलब अपने प्राण, अपने शरीर की संरक्षण आदमी कर सकता है, ये अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 25 जो वो धर्म से संबंध है, मतलब आप सुने होंगे कि इनको किस धर्म के अंतर्गत ये चीज़ें का विशेष प्रावधान है, ये अनुच्छेद 25 में धर्म से संबंध है। ठीक है। और एक चीज़ हुई थी 1978 में, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको 44वें संशोधन में इसको बना दिया गया था कि एक विधिक अधिकार है। चूँकि मूल अधिकार था, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएंगे। और भारत सरकार का जब भारत में विकास शुरू हुआ तो हुआ क्या, लोगों की संपत्ति, मतलब ज़मीन वगैरह अधिग्रहण होने लगा। तो अधिग्रहण होने लगा तो लोग सीधे के सीधे वो मौलिक अधिकार की चीज़ें हो जाएंगी, तो इसलिए इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से कि ये अब विधिक अधिकार रहेगा। मौलिक अधिकार का संरक्षण न्यायपालिका करती है, ये तो बता ही दिए। और अनुच्छेद 32 के तहत ही आप मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जाएंगे। और 86वां संशोधन, 86वां 8 और 6 संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बनाया गया। कब? 86वें संशोधन 2002 में। और ये अनुच्छेद 21(1) में जोड़ा गया है, 21(a) या 21(का) में जोड़ा गया है, जिसे हम लोग शिक्षा का अधिकार कहते हैं। और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है। अब आइए आगे, जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 में ही जो हिंदू धर्म था एक ब्रॉड था। पहले क्या था कि हिंदू धर्म कहते ही उसमें बौद्ध, जैन, सिख, ये सब हिंदू धर्म के अंतर्गत ही इन लोगों को गिना जाता था। ये अनुच्छेद 25 में था। अब आइए सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हम लोग शुरू ही यहीं से की है, 1773 में रूटिंग एक्ट के तहत ये प्रावधान बनाया गया था। 1774 में स्थापना की गई थी, किसकी? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। अब और 1935 के दौरान संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है, कि मतलब संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय ही है। और संविधान की व्याख्या, मतलब संविधान किसी भी कानून की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है कि इसका मतलब ये होगा। कोई भी कानून बनाया गया तो इसका मतलब ये होगा, ऐसे ऐसे ये हो सकता है। ठीक है। और संविधान भाग 5 अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय रहेगा, ये संविधान के भाग 4 में है। भाग 5 के अध्याय 4 में है। ठीक है, सॉरी, भाग 5 के अध्याय 4 में व्यवस्था की गई है। और उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, इनकी शक्तियाँ, ये सब संसद के पास है, कि मतलब इनका अधिकार कितना होगा, कहाँ पे उच्च न्यायालय का गठन होगा, कहाँ पे इनका कार्य क्षेत्र क्या है, इनकी शक्तियाँ कितनी है, ये सब किसका मसला है? संसद इस पे नियम बनाता है।
और उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है ये अनुच्छेद 124 से होती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 से होती है। और संविधान की व्याख्या न्यायपालिका करती है, ऊपर ही देख लिए हम लोग। और जो नियम है इसका पालन कराना किसका, कार्यपालिका का काम है। जैसे कार्यपालिका मतलब सरकार का काम है ये नियम का, जितना भी नियम रहेंगे उसका पालन कराना है। और जब संविधान शुरू में जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने 8 न्यायाधीश थे, लेकिन समय के साथ इसमें अब टोटल 30 न्यायाधीश हो गए हैं। मतलब 30 न्यायाधीश हो सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाया गया क्योंकि केस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी पड़ी थी। और कि ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या, के.एस. हेगड़े एक ऐसे नाम है जो न्यायाधीश भी रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष भी और न्यायाधीश मतलब जस्टिस, ये न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों रहे हैं के.एस. हेगड़े। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी पूछते कि ऐसे इनमें से कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश दोनों रह चुके हैं, तो आपको के.एस. हेगड़े वहाँ पे टिक करना होगा। अब आइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है, ऊपर भी शायद देखें हम लोग। और जो सर्वोच्च न्यायालय में ये न्यायाधीशों की संख्या जो वृद्धि हुई है, जैसे 8 से 30 हुई हैं, वो वृद्धि की जो शक्ति है ये संसद के पास है कि वृद्धि करनी है कि नहीं करनी है, ये संसद तय करेगा। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश मतलब न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान ये क्या, महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग से हटाया जाता है, वैसे इनको भी हटाने का महाभियोग से ही हटाया जाएगा। और इनके रिटायरमेंट की एज क्या है, 65 साल है। सर्वोच्च न्यायालय की 65 साल है, और मतलब सुप्रीम कोर्ट की 65 साल है, और हाई कोर्ट की 62 साल है। ठीक है, और एक बात और है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश बन गया तो रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही सबसे बड़े पद पे रह चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश मतलब एक बहुत बड़ा पद है, तो वो अब किसी के अंदर काम नहीं कर सकता, किसी का वकालत नहीं कर सकता, ये नियम है। और अगला पॉइंट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में प्रतिपादित किया था। मूल ढांचे का सिद्धांत कब, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ये भारत संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है, ये हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक, जब अंतिम अधिकार उसी के पास है तो संरक्षक भी वही है, ये तो तय सी बात है। व्यवहारिक रूप में आप लोग देखेंगे तो आप लोग कहीं न कहीं मतलब ये सब रिलेट करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ये सब चीज़ें लोड नहीं लेना पड़ेगा। और देखिए, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति चूँकि राष्ट्र का सबसे प्रमुख सबसे मेन मुखिया है, वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले पे एक राय मांग सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राय किसी भी मामले पे राय मांग सकता है। अब आगे आइए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है। जैसे उच्चतम न्यायालय का, वैसे सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार संसद के पास है। कौन सा अधिकार क्षेत्र, इनको क्या क्या अधिकार क्षेत्र इनके अंदर होगा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और इसी को डॉक्टर अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक और शक्ति है कि वो किसी भी कोर्ट में चल रहे किसी भी केस को कहीं और भेज सकता है। ठीक है, अब आ गया है, जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर हुई थी। जनहित याचिका कब शुरू हुई थी, 1980 में शुरू हुई थी, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, भीरा साहिब फातिमा बीबी।
ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और संविधान निर्माण के पश्चात अब तक एकमात्र न्यायाधीश, मतलब एक न्यायाधीश कौन, श्री बी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग आया है और किसी के खिलाफ महाभियोग नहीं आया है। ठीक है, श्री बी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग आया है। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। और इस समय कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। इस समय कौन है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ है। ठीक है, अब आगे, उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च अदालत होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और हाई कोर्ट ये राज्य की सबसे बड़ी अदालत है। और अनुच्छेद 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य की एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब एक हाई कोर्ट होगा ही होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक हाई कोर्ट दो राज्य को देख सकता है, ये अनुच्छेद 231 में कहा गया है। और 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और 231 में ये कहा गया कि एक हाई कोर्ट दो राज्य को देख सकता है। ऐसा बहुत से अभी हैं, क्योंकि अभी टोटल हमारे यहाँ 24 हाई कोर्ट है, और हमारे पास देश कितने हैं, हमारे पास प्रदेश कितने हैं, 28 प्रदेश हैं, और न्यायालय कितने हैं, 24, और 28 तो प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब मिला के ज़्यादा हो गए। तो ऐसे कर दिया गया कि एक कोर्ट के अंदर में दो राज्य दे दिए गए हैं। और दिल्ली चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी इसके पास अपना खुद का, मतलब दिल्ली का अलग एक हाई कोर्ट है, यूपी के पास 2 है। और सबसे बड़ी हाई कोर्ट की बात की जाए तो वो इलाहाबाद है, इस बात को याद रखिएगा, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट गठन का जो प्रावधान है वो 216 में दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 65 है और हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। हाई कोर्ट में 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है। और अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा, राष्ट्रपति को संबोधन करके देगा। और अगर मोबाइल कोर्ट के बारे में पूछा जाए, चूँकि इस समय बहुत ही चर्चे में है, तो मोबाइल कोर्ट, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही मोबाइल कोर्ट के बारे में मतलब एक रास्ता दिया था। और 226 के तहत क्या, जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकार देखता है। मौलिक अधिकार का कोई मामला हो तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट देख सकता है। अब आइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखिए, कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ये है राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य चाहे तो लागू करे, चाहे तो ना लागू करो। और इसी से राज्य कल्याणकारी राज्य बनता है। और ये भाग 4 जो संविधान का भाग 4 में है, 36 से 51 के बीच में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद के योग्य नहीं है, मतलब इस पर बहस नहीं हो सकती और न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं करा सकता, मतलब न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत पे ही पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई थी, मतलब पंचायती राज जो ग्राम प्रधान, महाप्रधान ये सब वगैरह हैं, ये नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के आधार पे ही है। अनुच्छेद 39 में भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था, प्रधान वगैरह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बनते हैं। और एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से संबंध रखता है। UCC किससे, 44 से संबंध रखता है, अनुच्छेद 44। राज्य 0 से 6 वर्ष तक के शिशुओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध, 0 से 6 नहीं है, 6 से 14 ये रहेगा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। 6 से 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध होगा, और ये अनुच्छेद 45 में दिया गया है। ठीक है, वीडियो इसलिए देखने से फ़ायदा, ताकि अगर कोई भी मतलब
इसमें पॉइंट गलत हो गया तो वो मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रहा हूँ, और जो इस PDF में देखेगा वो PDF देख के ही रह जाएगा। हाँ, अगर आप ये PDF आपको चाहिए तो आप सीधे सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जुड़ जाइए, वहाँ पे ये आपको PDF मिल जाएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 का काम जो है ये पर्यावरण संरक्षण मतलब वन संरक्षण का ये सब दायित्व तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य को दे दिया गया है कि मतलब जितने भी पर्यावरण जो वन वगैरह हैं ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निषेध तत्व अनुच्छेद 151 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये सब अनुच्छेद 51 में है। और अनुच्छेद 50 में जो है ये संघ और राज्य के क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था, ये बात याद रखिएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन में निहित निषेध तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है। ठीक है, और ये अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। कब? 1993 में मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। और महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को हुई थी, जो कि अधिनियम ये 1990 में ही पारित किया गया था, लेकिन स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अब आइए मूल कर्तव्य पढ़ते हैं। अधिकार तो मिल गए लेकिन कर्तव्य भी कुछ है, उस कर्तव्य को पढ़ते हैं। कर्तव्य क्या है? भाग 4 के ए में 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर है। अगर ये पूछ दे कि मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और ये स्वर्ण सिंह समिति के इसका रिकमेंड किए थे, तब ये जोड़ा गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, जो आप बचपन में जब पढ़ते रहेंगे तो आपको किताब के पहले पेज पे भी दिखता था, वो 11 मूल कर्तव्य। अब आइए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? संघ सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही होता है, और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये 35 वर्ष की आयु चाहिए, और संविधान के अनुसार सारी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर ही होती है। मतलब कार्यपालिका, ये मैं आपसे पहले ही बताया, कार्यपालिका का जितना भी काम होता है ये संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के अंतर्गत ही होता है। वो अलग बात है कि कर्ता प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि शपथ ग्रहण से 5 वर्ष की होती है। कितने? 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। कितना? 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 57 के तहत कोई भी आदमी कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। और अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को पहले महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की जो विधि है, मतलब महाभियोग कैसे लगेगा, ये कहाँ से आई है? US से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और महाभियोग के जब आता है तो उस समय राष्ट्रपति आके अपना संबोधन दे सकता है। मतलब किसी भी जैसे किसी भी कोई ऐसा काम होगा जिसके विरोध में महाभियोग आएगा ना, तो उसको लेके वो स्पष्टीकरण आके संसद में दे सकता है, किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा में, चाहे संयुक्त बैठक बुला के कहीं भी आप वो स्पष्टीकरण दे सकता है। और राष्ट्रपति का पद किसी कारण से, चाहे मृत्यु हो जाए या मतलब हट जाए, जब महाभियोग के द्वारा किसी कारण से अगर हट जाता है तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव होगा। लेकिन तब तक राष्ट्रपति का कार्यभार किसके अंतर्गत होगा? उपराष्ट्रपति के अंदर। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखेगा? मुख्य न्यायाधीश देखेगा। और अब तक के केवल एकमात्र राष्ट्रपति हैं एन संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। मतलब इनके खिलाफ कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है। और भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, ये हम लोग संविधान के बेसिक स्रोत में देख लिए थे। भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग, मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कौन कराएगा? भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा।
और ये एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होगा, मतलब चुनाव होगा। और ये चुनाव कौन करता है? जो प्रतिनिधि चुनती है जनता, जैसे विधायक सांसद चुनती है, ये लोग उस चुनाव का हिस्सा करते हैं, चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और 123 के अंतर्गत 17 संसद का 17वां सदन ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए लागू होता है। जैसे अध्यादेश की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, और वो अध्यादेश कब तक? 6 महीने तक चलता है। ये मैं आपको बता दिया। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इसका काम देखेगा, और जब ये काम देखेगा तो जितना भी भत्ता, वेतन, ये सब राष्ट्रपति के इतना ही इसको मिलेगा। किसको? उपराष्ट्रपति को। जो भी राष्ट्रपति का काम देखेगा उसको पावर के साथ साथ पैसा भी उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पावर दे दी गई पैसा नहीं दिया जाएगा, पैसा भी उतना दिया जाएगा, सुविधाएं भी उतनी दी जाएगी। और अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा के लिए मनोनीत करता था, लेकिन अब वो 104वें संविधान संशोधन में ख़त्म कर दिएगा और वो दे दिया गया एससी को दे दिया गया, ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति को दे दिया गया। और अब तक दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फरुखुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई है। मतलब उनके कार्यकाल के दौरान 2 राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मर चुके हैं। कौन कौन? जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और नीलम संजीव रेड्डी नाम राष्ट्रपति थे, ये लोकसभा अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री भी थे। मतलब ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और राष्ट्रपति बने थे। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, प्रधानमंत्री के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। जो महान्यायवादी होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और राज्य के राज्यपाल होता है, ये सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और संसद सत्र को बुलाना और या संसद सत्रावसान मतलब सत्र को भंग करना, सत्र को और पूरा लोकसभा भंग करना, ये सब अधिकार किसका है? राष्ट्रपति के पास है। और भारत अब तक 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा कोई और नाम नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति रहा हो। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति में न रहते हुए भी राष्ट्रपति बने थे। भारत कोई भी विदेश में समझौता करता है किसी भी अलग देश से, अदर देश से, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही करता है। और राष्ट्रपति शासन भारत में सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, जिसका नाम पेप्सू था। पहले पेप्सू नाम था और उसको उस समय राष्ट्रपति शासन इस पर लगाया गया था। और राष्ट्रपति शासन की सबसे अधिकतम अवधि कितनी? 3 साल हो सकती है। 3 साल से ज़्यादा कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है जिसको जेवी वीटो पावर कहते हैं। और ये जेवी वीटो पावर ऐसी पावर होती है जिसके माध्यम से जैसे कोई कानून संसद बना लोकसभा या राज्यसभा से पास होकर जाता है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति या तो सिग्नेचर कर दे या तो उसको रख ले या वापस भेज दे। लेकिन जो वापस भेजेगा तो फिर अगर पास करके भेज देगी तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रख लेगा तो उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता, क्यों रखे हैं, क्या रखे हैं, इससे मतलब किसी को नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति पद जब चुनाव हो तो उसमें कोई अगर गड़बड़ी है तो उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और राष्ट्रपति में महाभियोग कहीं भी ला सकता है, किसी भी राज्यसभा या लोकसभा में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र रेजिग्नेशन किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये राष्ट्रपति का अधिकार है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और धन विधेयक जो है ये पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, इसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और राष्ट्रपति के पास एक सबसे बड़ा अधिकार होता है क्या? क्षमादान का, कि राष्ट्रपति किसी भी सजा याफ्ता व्यक्ति को जिसको न्यायालय सज़ा सुना दी है उसको अनुच्छेद 72 के तहत
सज़ा उसकी माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है, कुछ भी। ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। और राष्ट्रपति दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा को 108 के अंतर्गत एक साथ बुला सकता है। भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। और राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति बनता है उसको जैसे हर चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे विधायक बने, चाहे सांसद बने, इनको शपथ लेना पड़ता है। तो शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। आपातकाल 352 के अंतर्गत लगा सकता है। और आपातकाल 3 प्रकार के लग सकते हैं, ठीक है। विदेश में स्थित मतलब विदेश में कोई भी राजदूत होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और 143 के अंतर्गत वो उच्च न्यायालय से मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राय किसी मसले पे मांग सकता है। अब आइए उपराष्ट्रपति की तरफ। उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किसमें? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और कोई भी नागरिक जैसे राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, वैसे उपराष्ट्रपति भी कितनी बार भी बन सकता है। और राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को देखता है। ये हम लोग राष्ट्रपति में भी पढ़े हैं। और उपराष्ट्रपति के जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार देखता है तो वो राष्ट्रपति के समान ही सुविधा पाता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं ये लोग उसका चुनाव करते हैं। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधन करके मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधन करके अपना त्यागपत्र देगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधन करके मतलब एक दूसरे को वो त्यागपत्र दे सकते हैं। और सबसे ज़्यादा समय तक अब तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। और बीवी गिरी सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति थे। और अगर उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति देखेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देखेगा। और उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। मतलब राज्यसभा चलाने के लिए सभापति वो उपराष्ट्रपति ही होता है। इसका चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति के पश्चात देश का सर्वोच्च अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है। और सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव निर्विरोध हुआ था। मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी निर्विरोध चुनाव हुआ था। मतलब ये निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे। अब तक 3 उपराष्ट्रपति निर्विरोध बन चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति एक ही लोग बने हैं निर्विरोध, और ये तीन उपराष्ट्रपति निर्विरोध बन चुके हैं। बीवी गिरी सबसे कम समय तक इसलिए थे क्योंकि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता ये सब भारत के संचय निधि से दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का दिया जाता है वैसे उपराष्ट्रपति का भी दिया जाएगा। और इसका पद ग्रहण शपथ जो राष्ट्रपति करवाएगा। अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति क्या 5 साल के लिए नियुक्त होगा। 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाला डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब आइए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, अब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 के तहत जो बहुमत लोकसभा में जिसका बहुमत होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी दल के नेता को बनाएगा। 75(1) के तहत प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्री मतलब और जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा 75(1) के तहत। और प्रधानमंत्री तथा मंत्री इन सब की जो गोपनीयता का शपथ है ये कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रधानमंत्री को अधिकार है वो किसी भी जो संसद का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर
फिर चाहे राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना ही है, नहीं तो वो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, स्वतः हट जाएगा। और राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, मतलब मंत्री राज्यसभा का मेंबर भी बन सकता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य किसी सदन का सदस्य ना होते भी अधिकतम 6 माह, जो कि मैं बता दिया। आगे है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति ही किसी मंत्री को जब चाहे तब हटा सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के सहमति से। मंत्रिपरिषद के सदस्य को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा की उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, लोकसभा में वो अपने काम का लेखा जोखा देते हैं। और 91 संविधान संशोधन के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि आप जितने लोकसभा में सदस्य हैं उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। और ये तो पढ़ लिए आगे। और किसी मंत्री के खिलाफ अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी की पूरी सभा, मतलब पूरी मंत्रिपरिषद ही समाप्त हो जाती है, तुरंत का तुरंत उनको रिजिग्नेशन देना पड़ता है। और प्रधानमंत्री के अगर किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद तुरंत खत्म कर दिया जाता है। कार्यपालिका एवं विधायिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो रहा है तो राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बनाएगा जिसको ये समझेगा कि ये लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर देंगे, ठीक है, उनको वो बना सकता है, तो उनको फिर बाद में सिद्ध करना पड़ता है। और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन भी संसद नहीं गए हैं, क्योंकि इसलिए नहीं गए क्योंकि सबसे कम समय तक ये प्रधानमंत्री थे। और गुजारीलाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कार्यकारी प्रधानमंत्री भी 2 बार रह चुके हैं। कौन? गुजारीलाल नंदा। सबसे कम समय के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम आयु वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और सबसे ज़्यादा आयु वाले मोरारजी देसाई रहे हैं। ये सबसे, अगर कहीं पूछ दिया सबसे कम आयु का प्रधानमंत्री अब तक कौन रहा है, वो राजीव गांधी का नाम आएगा। सबसे अधिक उम्र का मोरारजी देसाई का नाम आएगा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सब सलाह, मतलब मंत्रिपरिषद अगर कोई काम कह रहा है तो राष्ट्रपति उसके विरुद्ध काम नहीं कर सकते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अब तक 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। कौन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंतराव चौहान, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। 7 व्यक्ति टोटल उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 लोगों की संख्या अनिवार्य है। अब आइए क्या कहेगा महान्यायवादी एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, भारत सरकार की मुख्य विधि मतलब कानून का परामर्श के लिए क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, मतलब अटॉर्नी जनरल होता है जो कानूनी प्रक्रिया के लिए होती है। और अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में, मतलब कानूनी कोई भी मामला हो उसमें परामर्श देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, मतलब जो कानून का प्रथम अधिकारी होता है वो कौन? महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी दोनों सदनों में किसी चाहे राज्यसभा या विधानसभा कहीं भी जाके बैठ सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वोट देने का, जैसे राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो या कोई विधेयक पास हो रहा है, उन सब में ये वोट नहीं दे सकता, लेकिन वहाँ पे जाके अपनी राय दे सकता है। और इस समय इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इस समय वर्तमान भारत में आर वेंकट रामनी क्या हैं? न्यायवादी हैं। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रामनी है। अभी इस समय आज के डेट की बात कर रहे हैं, अगर आप 2-3 साल बाद ये वीडियो देख रहे हैं
तो उस समय आप चेक कर लीजिएगा। राज्य सरकार का विधि का परामर्शदाता क्या होता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है 165 के अनुसार। और राज्य सरकार, जैसे केंद्र का क्या होता है? महान्यायवादी होता है, और राज्य का अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होता है। और 165 के अनुसार राज्य एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, और एक कानूनी मामलों में, मतलब कोई भी कानूनी दाव पेच है उसमें ये परामर्श अपना देता है। और महाधिवक्ता ही राज्य का, जैसे महान्यायवादी केंद्र का एक सलाहकार होता है, वैसे ये महाधिवक्ता राज्य का सलाहकार होता है। और भारत संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके? अनुच्छेद 148 के तहत। और ये जो महालेखा परीक्षक होते हैं ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और जो राज्य सरकार के लेखा परीक्षक होते हैं ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या 6 साल का रहेगा या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए, मतलब दोनों में से जो भी पहले आएगा वैसे इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब आगे आइए संसद लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है, और यह निर्धारण कब तक? 2026 तक रहेगा, मतलब इस चुनाव के बाद फिर से इनका बंटवारा होगा। लोकसभा का चुनाव के लिए मिनिमम एज 25 साल, और राज्यसभा के चुनाव के लिए मिनिमम एज 30 साल होती है। और लोकसभा चुनाव में यदि कोई कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है और जितना टोटल वोट पड़ा है उसका 1/6 वोट नहीं मिलता है उसे, तो वो उसकी जो जमानत राशि जमा होती है वो वापस नहीं मिलेगी। अगर 1/6 वोट मिल जाता है तो जमानत राशि वापस मिलती है। और इस समय लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। और लोकसभा का कार्यकाल कभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है, मतलब प्रधानमंत्री कभी भी कह दे कि लोकसभा भंग करनी है तो राष्ट्रपति उसको भंग करेगा। और लोकसभा के एक सत्र, मतलब 2 सत्रों के बीच में, बैठक के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, इसीलिए कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रदेश चूँकि उत्तर प्रदेश है संख्या के मामले में, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकसभा भी हैं और सबसे ज़्यादा राज्यसभा भी हैं। और टोटल 31 राज्यसभा हैं, 80 लोकसभा सीट हैं। और लोकसभा के स्पीकर का जो चयन है, लोकसभा में जो स्पीकर होता है वो उसका चयन कौन करता है? लोकसभा के जो सदस्यगण होते हैं वो सब मिलके लोकसभा के सदस्यों का चयन करते हैं। और इस समय कौन है? ओम बिरला जी हैं। लोकसभा का स्पीकर जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष। जैसे राष्ट्रपति अपना किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, ऐसे स्पीकर अपना अध्यक्ष अपना उपाध्यक्ष को देगा। अब भारत के सबसे पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार जी थी। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, और इसका गठन, मतलब लोकसभा तो भंग होती है लेकिन राज्यसभा नहीं भंग होती है। यहाँ पे क्या होता है? 1/3 सदस्य हर साल 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे क्या होता है? रिटायर में होगा, फिर 1/3 फिर उनका चुनाव होगा। राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हैं और 12 सदस्यों की राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक जो अभिनेत्री है नरगिस दत्त, ये भारत की प्रथम अभिनेत्री हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा गया था। और इस समय राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और यही उपराष्ट्रपति हैं, चूँकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। अब जब हम संसद की बात करते हैं तो संसद में क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के ही हम लोग संसद बोलते हैं। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, ये 110 के तहत लोकसभा के द्वारा इसका
किया जाता है कि कोई भी विधायक धन विधेयक है कि नहीं, ये अनुच्छेद 110 में बताया गया है। सूचना अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। मतलब आरटीआई एक्ट 2005 ये कब से प्रभावी हुआ है? 12 अक्टूबर 2005 को, जो अब थोड़ी सरकार जिसको कमज़ोर कर दी है। अब आइए राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये भी राज्यपाल, जैसे अभी आनंदीबेन पटेल जी थी, वो उनके पास यूपी और एमपी दोनों का कार्यभार था। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होती है। जैसे राष्ट्रपति, केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति कहाँ? राष्ट्रपति के पास होती है, वैसे राज्य की राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, और 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करता है। सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला थी जो राज्यपाल बनी थी। कौन? सरोजनी नायडू। और ये 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक कहाँ की? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी। अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री उनका मंत्रिपरिषद होता है, वैसे सेम यहाँ पे मुख्यमंत्रियों का राज्य का मंत्रिपरिषद होता है। और जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे यहाँ पे राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए 163 के तहत जितने भी मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, इन सबका वो नियुक्ति के बारे में, इन सबका नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा 163 के तहत। और 164 के तहत कैसे नियुक्ति होगी, ये 164 में बताया गया है। जैसे केंद्र का संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, वैसे ही राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति होता है। और राज्यपाल जो है किसको जो सबसे ज़्यादा जिसको बहुमत मिलता है राज्यसभा विधानसभा में, उसको मुख्यमंत्री उस दल के नेता को बनाता है, या जिसको समझता है कि हाँ ये बहुमत ले आएंगे किसी तरीके से, उनको मुख्यमंत्री बनाता है। ठीक है। और मुख्यमंत्री की गोपनीयता का शपथ और मंत्रियों की गोपनीयता का शपथ ये कौन? राज्यपाल दिलाता है। और राज्य के मंत्री जो हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे किसी समय भी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है या विधानसभा। और इसके बाद क्या है? किसी राज्य की सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली व्यक्ति कौन है? ज्योति बसु जी हैं। ठीक है। और किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। और सुचिता कृपलानी ही उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। जैसे देखिए सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल और सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। और दलित पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती जी थी। अब आइए राज्य विधानमंडल पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये तो मतलब मंत्रियों की, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन? राज्यपाल करेगा। ये तो हम लोग अभी पढ़े ही हैं। और जो मनी बिल है, ये भनी लिखा है, मनी बिल है मतलब धन विधेयक है, ये केवल विधान परिषद में नहीं पेश होगा, ये विधानसभा में पेश होगा। जैसे राष्ट्र का अगर मनी बिल है तो वो जाके लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं पेश होगा, वैसे यहाँ भी केवल विधानसभा में पेश होगा। और जो धन विधेयक है ये बिना राज्यपाल की अनुमति के पेश नहीं होगा। और अभी भारत के टोटल 6 राज्य में 2 सदन, मतलब विधान परिषद और विधानसभा टोटल 6 राज्य में है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, बिहार, कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है। जबकि अब कश्मीर तो काट ही दीजिए, क्योंकि कश्मीर में हुआ ऐसा कि 370 ख़त्म की गई, तो अब इसको अभी केंद्र इसको अंदर में लिया है। तो अब देखिए जब चुनाव होगा तब देखा जाएगा क्या होगा। और विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। जैसे केंद्र का 17वां संविधान
राष्ट्रपति करता है, वैसे यहाँ राज्य का राज्यपाल करता है। अब देखिए केंद्र राज्य का संबंध, देखिए केंद्र और राज्य का संबंध जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या क्या है, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में टोटल केंद्र जितनी चीज़ें केंद्र देखेगा वो संघ सूची में दिया गया है, जितनी चीज़ें राज्य देखेगा वो राज्य सूची में दिया गया है, और जितनी में दोनों लोग कानून बना सकते हैं वो समवर्ती में दिया है। और ये शिक्षा, वन, जीव, ये सब किसमें, समवर्ती में है। कब, 42 संशोधन के बाद, नहीं तो पहले कहाँ था, ये राज्य में था। और संघ सूची में टोटल 99 विषय हैं, राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, और समवर्ती में 52 विषय हैं। चूँकि पहले ये 66 थे राज्य सूची में, फिर संशोधन करके इनको कम कर दिया गया, और इसको किस में कर दिया गया, समवर्ती में कर दिया गया। समवर्ती सूची और राज्य और संघ सूची दोनों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। समवर्ती और संघ में दोनों पे राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में अगर मतभेद होगा तो संघ का मान्य होगा। अब आइए आपात अनुबंध। 352 अनुच्छेद 352 के तहत चाहे युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक विद्रोह हो, इन सब में आपातकाल लग सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होगा। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल होगा, मतलब धन की कमी है, ये आपातकाल कब, 360 के अंतर्गत होगा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो भारत शासन अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम लोक सेवाओं का जन्म हुआ था, और लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। और 1926 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सर रोज बारकर थे। देखिए लोक सेवा का जो जन्म है सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था, ये चीन में हुआ था। प्रशासनिक मतलब प्रशासन सेवा, जैसे पुलिस सेवा, मतलब ये शासन करने की सेवा, इन सब का जनक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। और सिविल सेवा, मतलब जो भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, सत्येंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले सिविल सेवा चुने गए थे, ठीक है। इस समय भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन कौन से, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा। और सिविल सेवा का उद्भव कब, 1854 मैकाले रिपोर्ट में माना जाता है। वन सेवा नामक तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन 1966 में किया गया था। देखिए लगभग हम लोग लास्ट पहुंच रहे हैं। और संघ अधीन लोक सेवक राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो उसमें रहेंगे, राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो हटा देगा। और इनका सृजन 312 में दिया गया है, किसका, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 में दिया गया है। और इसके अध्यक्ष संघ लेवल से, मतलब यूपीएससी, पीसीएस, इन सब के अध्यक्ष जो है कौन, राष्ट्रपति बनाता है, नियुक्त करता है। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है, या 65 साल की आयु तक, मतलब 65 इन दोनों में जो पहले आएगा। और ये लोग अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और इसका जो खर्च होगा ये भारत के संचित निधि से खर्च होगा। और इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती रोज मिलियन बेथू इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और राज्य, मतलब जैसे अब वो तो बात होगी भारतीय लोक सेवा, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष इसका नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और इनकी भी जो इनका कार्यकाल होगा ये 6 वर्ष का होगा, या 62 साल तक के का होगा। अब ये तो पहले संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इनका गठन कौन, राष्ट्रपति करेगा। और इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति ही बनाएगा। अब आइए नीति आयोग। देखिए सबसे पहले नीति आयोग ये तो अभी 2015 में बना है, पहले इसके पहले योजना आयोग था। चूँकि योजना आयोग ख़त्म कर दिया गया इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी जगह पे हम लोग नीति आयोग पढ़ रहे हैं। देखिए नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था।
और ये ऐसा हुआ, योजना आयोग को पहले अब हटा के नीति आयोग को गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, और इसके अन्य सदस्य भी होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं सभी राज्यों के, और कुछ प्रधानमंत्री किसी और को भी नियुक्त कर सकता है सदस्यों में। और इसमें उपाध्यक्ष जो हैं सुमन के बेरी जी हैं, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया जी थे। अब आइए निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 324 के तहत राष्ट्रपति करता है, और इन्हें उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, मतलब जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है इम्पीचमेंट, मतलब वो क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट के तहत इनके खिलाफ भी अध्यादेश ला के हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए 18 से पहले मतदान की आयु जो थी, मतलब मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में क्या 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1988 में ये 21 से घटा के 18 वर्ष तक के लोगों को, मतलब अब 18 साल न्यूनतम एज हो गई मतदान करने की। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 की आयु, मतलब जो इन दोनों में जो पहले आएगा तब तक इनका कार्यकाल होगा। अब भारत में किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए जितना भी टोटल वोट पड़ेगा उसका 6% या दो से अधिक राज्यों में 4 या 4 से अधिक, मतलब 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा में कम से कम 4 सीट पर विजय प्राप्त करनी होगी। ये इसकी किसी भी दल का राष्ट्रीय दल बनने की प्रक्रिया है। देखिए इसी के साथ मेरी तरफ से सारे के सारे इम्पॉर्टेंट जो पॉलिटी में पॉइंट थे वो सब मैं आपको बता दिया हूँ। अब आप लोग इन सबको ध्यान से पढ़िएगा, और इस पीडीएफ को पीडीएफ दोबारा रिवाइज करने के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए। इसके माध्यम से मैं अभी ये तो क्विक रिवीजन था, इसके बाद मैं पॉलिटी का एक डिटेल धीरे धीरे करके, मतलब छोटा छोटा करके डिटेल लेक्चर ले आऊँगा, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अन्य जीके के पॉइंट के भी ले आऊँगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।